कैंपेन की शुरुआत कर रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह अभियान चलेगा। इस अभियान में पार्टी के 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वीडियो संदेश भी देंगे। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत कांग्रेस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज को मुखर तरीके से उठाने वाली है। पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। ये तरीका होगा स्पीक अप इंडिया का। अभियान के तहत आर्थिक बदहाली, एमएसएमईज और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी ऑनलाइन। 50 लाख कार्यकर्ताओं को इसके साथ कांग्रेस की जोड़ने की तैयारी है। और इससे पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया है। हम आपको दिखाते हैं वो ट्वीट। उन्होंने क्या कहा है, सरकार पर कैसे निशाना साधा है कि जब मजदूर हाथ धो रहे हों जान से, आप कुछ तो बोलो अपनी जुबान से। आगे लिखते हैं, सरकारें चलती नहीं दंभ और अभिमान से, मजदूरों की आवाज उठेगी पूरे जोशो जान से। रमन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। रमन, राहुल गांधी तो लगातार कर ही रहे हैं, एक विपक्ष की भूमिका प्रखर तरीके से वो उठाते रहे हैं, ऑनलाइन चर्चाएं करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके, पत्रकारों से बात करके। अब इसकी जरूरत किस स्तर पर महसूस की जा रही है और क्यों? देखिए, सरकार पे दबाव बनाने की एक रणनीति है। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि 11 बजे से 2 बजे तक वो ऑनलाइन अपने कार्यकर्ताओं से बात करेगी, एक संदेश देने की कोशिश करेगी। और 11 बजे सोनिया गांधी खुद वीडियो संदेश जारी करेंगी और इसके कुछ ही अंतराल के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शशि थरूर, सब बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं को संदेश जारी करेंगे। और इसका मुख्य मकसद है कि अभी कोरोना संक्रमण के दौरान जिस बड़ी तादाद में मजदूरों की हालत खराब हुई है, नौकरियां खत्म हुई है, बेरोजगार हुए हैं लोग, उनके खाते में कम से कम 10,000 रुपए जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। वो केंद्र सरकार पे दबाव डालने की एक रणनीति कांग्रेस पार्टी की है कि अगर उनके खाते में पैसा नहीं डाला गया तो उनकी और भी खराब हालत हो सकती है। क्योंकि जो 20,000 करोड़ पैकेज की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है, वो पैकेज लोन है, वो पैकेज जो है किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है आज के कार्यक्रम के जरिए कि 10,000 रुपए मजदूरों के, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके खाते में डाला जाए, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ कर रहा हूं जिन्हें देखने के बाद मन में, कलेजे में सिरहन हो जाएगी, दिमाग जम जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तस्वीरें ही कुछ ऐसी हैं, वो आपको विचलित करने वाली हैं। और ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है, आप तो विचलित होंगे ही, सरकार को भी अब विचलित होने की जरूरत है। ये तस्वीरें मैं मुजफ्फरपुर की दिखा रहा हूं, बिहार के मुजफ्फरपुर की। यहां पर यह महिला, चेहरा हमने मोज़ैक किया है, बच्चे भी की भी पहचान हम जाहिर नहीं करना चाहते हैं। मैं नाम जानता हूं इस महिला का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन यह महिला श्रमिक स्पेशल के जरिए गुजरात के अहमदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची थी। भूखी प्यासी, 45 डिग्री से ऊपर का पारा हो चुका है, तापमान पहुंच चुका है, लू चल रही है। और रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर क्या आलम होगा उसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं सहन कर पाई यह महिला, दम तोड़ दिया। और उसका नन्हा सा बच्चा, नन्ही सी जान, वो जानता ही नहीं मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अभी भी मां को जगाने की कोशिश कर रहा है, उसका कंबल उतार रहा है, कभी कंबल उठा रहा है, मां मां कर रहा है। ये एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर, ये भी मुजफ्फरपुर की ही तस्वीर है। ये जो परिवार बैठा है ना, आप देख रहे हैं, इनकी गोदी में ये 2.5 से 3 साल का बच्चा है। इसने दम तोड़ दिया।
ये परिवार, ये भी मजदूर परिवार है, दिल्ली से बिहार के बेतिया के लिए निकला था। ट्रेन दिल्ली से चली, मुजफ्फरपुर पर ट्रेन ने इन्हें उतार दिया। 10 बजे सुबह ये ट्रेन से उतरे, ना खाने पीने की व्यवस्था, पानी का इंतजाम नहीं, मां बेहाल, मां का दूध नहीं उतर रहा था। तो मां चाहकर भी इस बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाई कि और बंदोबस्त नहीं हो रहे हैं, दूध तो पिला दूं, लेकिन दूध नहीं उतर रहा था। इन्होंने कोशिश की, ये बेतिया जाने वाले थे। गाड़ी वाले ने इनसे 15,000 रुपए मांगे, 15,000 मुजफ्फरपुर से बेतिया ले जाने के लिए। परिवार के पास वो पैसे नहीं थे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वहीं प्लेटफॉर्म पर रहा, इंतजार करता रहा, कोई ना कोई तो सहारा देगा, कोई तो मदद करेगा, कोई तो इनकी बात सुनेगा, किसी की तो निगाहें पड़ेंगी। बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसके पिता क्या बता रहे हैं, ये मैं कहानियां नहीं बना रहा हूं, मैंने अपने रिपोर्टर्स से कई बार वेरीफाई कर ये फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। इसकी वजह भी मैं आगे बताऊंगा। इस बच्चे के पिता की व्यथा सुनिए। जैसे आया था वहाँ पे तो बोला लोग कि दानापुर जाओ, दानापुर आए थे तो वहाँ से बोले कि मुजफ्फरपुर जाओ, मुजफ्फरपुर आए थे तो बाहर निकल के तुझे तो कह रहे हैं कि जाओ सामान वामान लेकर आओ, ट्रेन में बस मिल जाएगा। उसको बाद फिर कह रहे नहीं बस नहीं आएगा, जाओ 3 नंबर पे अभी ट्रेन आ रहा है। फिर ट्रेन पे गया तो वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं चलो बस आ रहा है। ऐसे करते धरते इसे में बच्चे देर कहाँ गया? मुजफ्फरपुर किया है? मुजफ्फरपुर में किया। मुजफ्फरपुर में अधिकारियों को जानकारी दिया कि बच्चा सीरियस है? बहुत बोला कि पुलिस वाले के भी बोला। उसको बाद कह रहे हैं कि अभी आओ ट्रेन जाएगा तो बस जाएगा। उसको बाद कह रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा तो अलाउंस करेगा। ऐसे करते होते हम लोग, गाड़ी वाला मांग रहा है कि हम 12,000 रुपया लेंगे तब जाएंगे, तो हमारे पास तो 12,000 रुपया है नहीं। तो देखिए 12,000 की जिक्र कर रहे हैं, 15,000 रुपए तक भी इनसे मांगे गए। कभी दानापुर जाओ, कभी मुजफ्फरपुर जाओ, कभी बस आ जाएगी, कभी और ट्रेन आ जाएगी, या अपनी गाड़ी का इंतजाम कर लो। ये हमारी व्यवस्था का आलम है और हम अपने आप को विश्व गुरु हम बनने वाले हैं, ये दावा करते हुए थकते नहीं हैं। हम अपने मजदूरों, अपने देशवासियों के लिए क्या इंतजाम कर पा रहे हैं, उसकी ये बानगी मात्र है। और सिलसिला यही नहीं थमता, ट्रेन को लेकर अभी राजनीति हावी है। महाराष्ट्र में खास राजनीति हो रही है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। मजदूरों की पीड़ा का कल तक केंद्र और राज्यों को जवाब देना है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले, सबसे पहले 2 बड़े सवाल उठा रहा हूं। आज के सवाल क्या हैं? सवाल नंबर 1, मजदूरों की रेल में कौन कर रहा है खेल? और मजदूर सड़क पर भी मरेंगे, रेल में भी मरेंगे। ये प्लेटफॉर्म की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की और बिहार में सरकार चला रहे हैं, उनके मुख्य प्रवक्ता। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीरें थी। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक और खास मेहमान, महाराष्ट्र राजनीति का गढ़ बन रहा है रेल के खेल में, वरिष्ठ मंत्री, एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और पवन कुमार भारतीय मजदूर संघ, बड़ा मजदूर संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, उनके नेता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब जीवीएल, लोग प्लेटफॉर्म पर दम तोड़ रहे हैं, यह हमारी व्यवस्था है। मैं कोई केंद्र राज्य राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीधा व्यवस्था का सवाल पूछ रहा हूं। हम व्यवस्था भी नहीं कर सकते, माएं दम तोड़ देंगी, बच्चे दम तोड़ देंगे, यह हमारी व्यवस्था है। संदीप, सबसे पहले जो न्यूज आपने दिखाया, जो घटना आपने जिसका जिक्र किया, पहले एक मन विचलित करने वाली घटनाएं हैं।
मैं बिल्कुल इसमें मैं कोई राजनीतिक बयानी नहीं करूंगा। मैं मानता हूं हम सबके दायित्व है, कहीं ना कहीं हम सबकी इसमें फेल्योर है। मैं एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे लगता है ऐसे जब घटना घटती है हम सबको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। मैं मानता हूं बिकॉज हमारे सामने चुनौतियां बहुत है, ऐसा नहीं है कि कम चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। इसके बावजूद जब ऐसी घटना घटती है हमारी मन विचलित जरूर होता है। तो इसलिए मैं आपने जो बात कही कि ये किसकी जिम्मेदारी है, क्यों ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा कर दिया, हमने बहुत कुछ किया है, प्रदेश सरकारों ने बहुत कुछ किया है, बट लेकिन जब किसी की इस प्रकार जान चले जाती है मैं इसमें बिल्कुल राजनीति करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं मानता हूं ऐसे घटनाएं से हम बचने के लिए क्या करें। बिल्कुल, और मैं आपकी बात से देखिए जीवीएल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। तू मैं करना, आवाज ऊंची करके सवाल पूछना और ये घड़ियाली आंसू बहाना मजदूरों के लिए, मैं घड़ियाली आंसू नहीं बहाता हूं, मैं रियल मुद्दे की बात करता हूं। यहां पर राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अजय आलोक देखिए, मेरे पास रेलवे का एक ट्वीट भी है, क्योंकि खबर जो ये है, जो मैं ये बच्चे और मां की खबर दिखा रहा हूं, लोगों की मौत हो रही है। मंगलवार को भी श्रमिक ट्रेन लगातार चल रही है, 2 बिहार में और मौतें हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी 2 मौतें हुई। उस पर रेलवे विभाग लिखता है यह खबर पूर्णतः भ्रामक और असत्य है। जिन 4 लोगों का उल्लेख किया गया उनमें से 2 लोग पहले से ही गंभीर रोग से ग्रसित थे। बाकी एक व्यक्ति की मौत का कारण पोस्टमार्टम के आने के बाद सामने आएगा। चौथे व्यक्ति का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। आपने तफसील से जानकारी दे दी इन 4 मौतों की। मैं तो पूछ रहा हूं इस मां की मौत कैसे हुई? ये 2.5 साल का बच्चा सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बिलखता क्यों रहा? हम तो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर सारा इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है। उसकी मां का दूध नहीं उतर पाया, उसको पानी नहीं मिल पाया, उसने दम तोड़ दिया। इसके बारे में भी कुछ संवेदनशीलता दिखा देते, कोई ट्वीट कर देते। गलत तो नहीं पूछ रहा हूं मैं अजय आलोक? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं पूछ रहे हैं और बात सही भी है। सवाल अगर सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? विपक्ष से थोड़ी ना पूछेंगे। ये सही बात है कि औरत की लाश प्लेटफॉर्म पर देखना बहुत दुखद था, खासकर उसके दूध मुँह बच्चे के साथ। जीआरपी को इसकी खबर मिली, इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई, बिहार सरकार को दी गई। परिवार का बयान आता है उसको कोई बीमारी नहीं थी, मौत पहले हो जाती है। ट्रेन 36 घंटे से रास्ता ट्रैवल करके आई थी, कैसे क्या हुआ कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं मिला। बहरहाल मौत हो गई, बहुत दुखद है। ये हृदय विदारक था, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए भी, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है उन सोशल साइट्स पे। तो लेकिन एक घटना को लेके आप जनरलाइज इसको मत कीजिए। मैं एक घटना नहीं, देखिए मैं फिर से रोक रहा हूं। देखिए अजय, हम राजनीति ना करें। मैं एक घटना नहीं, अगर मैं बोलने लगूं ना 7 एक मिनट अजय, जस्ट हियर मी आउट। देखिए जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट, जब मेरी बात सुनिए। 7:07 हुए। अगर मैं विवरण देने लगूं ना, ब्यौरा देने लगूं पिछले 60 दिनों का, कि कौन तिपहिया लेकर दिल्ली से श्रावस्ती चला गया, कौन व्यक्ति दिल्ली से ग्वालियर अपने घर जा रहा था और आगरा में दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया, कौन एक बिटिया अपने पिता को लेकर गुरुग्राम से सासाराम पहुंच गई, कौन तिपहिया लेकर कहां पहुंच गया, किसके पैर में छाले हो गए, 16 लोग कटकर मर गए, मालगाड़ी के नीचे आ गए क्योंकि वो थक गए थे, वो रेलवे ट्रैक पर सो गए थे, कौन अपने बच्चे को आगरा में सूटकेस पर खींचती हुई ले जा रही थी और प्रभु नारायण सिंह, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, डीएम कहते हैं हम भी बचपन में अपने पिता के सूटकेस पर सो जाते थे। एक कहानी नहीं है, अगर मैं बोलने लगूंगा पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है अजय आलोक, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इस महिला को या उस बच्चे को लेके बोल रहा हूं। मैं सब तमाम अव्यवस्थाओं के बारे में आइसोलेटेड नहीं कह रहा हूं। जब एक साथ 50 लाख लोगों का मूवमेंट होता है ये 27 दिनों के अंदर में, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये 50 लाख मूवमेंट में अगर लगभग 100 घटनाएं भी नहीं होंगी तो पता नहीं, ये सोच मेरी नहीं है। नहीं, फिर से मैं करेक्ट करूंगा अजय आलोक। 50 लाख अजय आलोक, मैं फिर से आपको करेक्ट करूंगा। 50 लाख लोगों की मूवमेंट की दुहाई दे रहे हो,
ट्रेन जब नॉर्मल दिनों में चलती हैं 2 करोड़ मैं लोगों ट्रेन की की बात आवाजाही कर रहा होती हूं। है ट्रेन में, तो मैं मतलब सिर्फ- इसे नॉर्मल मैं मान सिर्फ रहे हो ट्रेन- कि 10-20 मौतें तो हो ही जाएंगी ट्रेन चलेंगी तो। मेरी बात आप सुनिए। हाँ। आप मेरी बात सुनिए ना, आप एक साथ एक्सटेम्पोर बोलने लगेंगे तो मेरी बात कहां से हाँ, सुनेंगे? बताइए। मुझे तो लगता है आप राजनीति से प्रेरित हो जाते जी हैं कभी-कभी। बताइए। नहीं नहीं, आप क्योंकि आप गलत ये कहिए उदाहरण कि मत तमाम दीजिए। राज्य सरकारों की गलती है, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। आप एक जगह पॉइंटेड फिंगर मत कीजिए। मैं आपसे ये पूछूंगा क्यों प्रवासी मजदूर निकले उन राज्यों से, तो क्या बोलेंगे आप? मैं आपसे पूछूंगा अगर ये कि क्यों राज्यों ने जाने दिया अपने प्रवासी मजदूरों को, उन प्रवासी मजदूरों को जिम्मेदारी जिनका किसकी इनको है? इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ था, जिम्मेदारी तो क्या किसकी बोलेंगे है, आप? आलोक? क्या ये दोषारोपण करने का समय है? जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सेंटर स्टेट्स की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। रेल अगर केंद्र चला रहा है तो केंद्र की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ 55 लाख लोग अभी तक 45 लाख लगभग आ चुके हैं। 3,500 से ऊपर श्रमिक ट्रेन चलाई जा चुकी है। 1100 ट्रेन बिहार में हम रिसीव कर चुके हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कोई अनहोनी नहीं होगी साहब? प्रैक्टिकली होकर सोचिए, आप व्यवहारिक होकर सोचिए। नहीं, मैं पूरा दोषारोपण व्यवहारिक करना होकर ही, सबसे आसान एक मिनट अजय एक आलोक, राज्य को एक दोष दे मिनट। दिया। मैं व्यवहारिक सवाल पूछता हूं नवाब मलिक, मैं बिल्कुल व्यवहारिक प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। अजय आलोक कह रहे हैं 50-55 लाख लोगों की मूवमेंट होगी तो मौतें होंगी, स्वाभाविक मान रहे हैं। तो मतलब हम ये मानकर चलें भाई, कोरोना से पहले चलती थी ना ट्रेनें। मुंबई में, आप तो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, हर रोज लोकल में ही 1 करोड़ लोगों की आवाजाही होती है। देश भर में ट्रेनों के जरिए 2 करोड़ लोगों की आवाजाही होती है। तो ये मानकर चलें, ये तो ऐसे मौत हो जाएगी, बच्चे को दूध नहीं मिल पाएगा, मर जाएगा, माँ वहां पर ऐसे ही लेटी रहेगी, बच्चा उसके चादर के साथ खेल रहा है, सोच रहा है कि माँ उसके साथ खेल रही है, माँ सोने का नाटक कर रही है, उसे पता ही नहीं, वो तो गई, हमेशा के लिए सो गई। ऐसा है कि कोई भी एक व्यक्ति की जान है। अब कुछ मौतें होंगी इस तरह से अगर कोई सोचेगा तो हमें लगता है कि संवेदनहीनता है। एक भी मौत हो जाए इंसान की तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता, और हमें लगता है कि जो भी हो रहा है गलत। आपने सवाल उठाया, देश के सारे चैनल पिछले 10-15 दिन से मजदूरों के सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। लेकिन एक बात समझ लें आप, इस देश में जो भी मजदूर है, देश में कितने % मजदूरों को कानूनी कवच या उन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ? पूरे देश के मजदूरों की संख्या के 3% मजदूर है, उन्हें कानूनी प्रोटेक्शन है। बाकी जो भी मजदूर है उन्हें किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी, मैं उन मुद्दों पर आने वाला हूं। मजदूरों को लेकर आप भी कितने संवेदनशील है, ये मुद्दा भी पूछूंगा। ट्रेन क्यों नहीं चल पा रही है महाराष्ट्र से, लेकिन मैं अभी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं। ये हमारी कौन सी व्यवस्था है कि लोग मर जाएंगे और हम चू भी नहीं करेंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि देश एक समाजवादी ढांचे में चलेगा, समाजवादी राज्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देश में समाजवादी व्यवस्था के बजाय पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हम भाग रहे हैं। ऐसे संकट में भी जो श्रम कानून है उनको, सारी कानूनों को निरस्त कर दिया जाए ताकि बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे नहीं, पास उसमें रीथिंक हो रहा है, इसलिए पवन कुमार को भी मैंने बुलाया है। यही कह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट अभी मुद्दे पर रहते हैं ना नवाब मलिक। राजीव त्यागी, लोग दम तोड़ देंगे। पहले बसों में जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, दम तोड़ रहे थे, अब लगा ट्रेनों में बड़ी तादाद में मजदूर जा सकते हैं, अब भी दम तोड़ रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? और खेल क्या हो रहा है? राज्य बनाम राज्य, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष। संदीप जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका अपना अपना दायित्व है, सबके अपने अपनी बातें हैं जो उनको कहनी चाहिए। निश्चित रूप से जो कह देते हैं कि राजनीति हो रही है, तो मैं इस बात से सहमत इससे नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री जी का अपना दायित्व है, विपक्ष का अपना दायित्व है कि अपनी बात उठाए, लोगों के पक्ष में खड़ा हो और प्रधानमंत्री महोदय सरकार को जगाने का काम करे। इस विषय पे 3 बातें कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से अपना इसका कॉग्निजेंस किया और उसको लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने बकायदा इंटरनेशनल एप्लीकेशन डाली है कि मजदूरों को रोजगार भी मिलना चाहिए, उनका जीवन भी बेहतर होना आप चाहिए। राजनीति करने लगे, रणदीप सुरजेवाला का नाम जोड़ने लगेंगे, सुओमोतो कॉग्निसेंस लिया है, उसके बाद याचिकाकर्ता बन गए। राजनीति मत करिए ना। सब राजनीतिक, हर राजनीतिक दल की दिक्कत यह है, माफी के साथ आप सब बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, हर आदमी अपना ही झंडा बुलंद करने में आमादा है, लड़ाई सबकी है। जो आप बात कह रहे हैं, एक डिबेट पे आपने ये भी कहा था कि कर्नाटक राजनीतिक आदमी राजनीति नहीं करेगा तो और क्या वो घास छिलेगा।
तो चौधरी साहब की एक बात पे रहा करिए आप भी। नहीं आपसे नहीं, भी- संकट काल कंप्लीट कर में लीजिए। आपका धर्म कुछ और होता है। सामान्य वक्त में आप राजनीतिक दल है, राजनीति करिए। ये सामान्य वक्त नहीं है राजीव त्यागी। संकट काल में सरकार से पूछे कि लॉकडाउन से पहले 3 प्रश्न पूछ के जवाब दे दीजिए मुझे कि लॉकडाउन से पहले 10 करोड़ प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचाने का इंतजाम क्यों नहीं किया था, क्यों कार्य योजना नहीं बनाई थी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि लॉकडाउन के दौरान ही जब श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही थी, वो श्रमिक ट्रेन भटक क्यों रही है, जगह जगह क्यों पहुंच रही है, 9-9 घंटे क्यों 9-9 दिन क्यों लग रहे हैं, किस वजह से लग रहे हैं, इसके बारे में सरकार बता दे, क्योंकि रेलवे सरकार के अंडर में आता है। तीसरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि दर्दनाक सफर 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंच रही श्रमिक ट्रेन, भूख प्यास से एक दिन में 7 लोगों की मौत, ये आंकड़ा है। और एक आंकड़ा और कोट करना चाहता हूं लास्ट में जाकर के कि भूख से लॉकडाउन की वजह से 14 मौतें हुई हैं, स्वास्थ्य के कोलैप्स होने की वजह से 54 मौतें हुई हैं, लोगों के चलते चलते प्रवासी मजदूरों के पांव में छाले पड़े, डिहाइड्रेशन से 42 मौतें हुई हैं, पुलिस के अत्याचार से 12 मौतें हुई हैं और आत्महत्या 20 लोगों ने अभी तक की है। इनका वली वारिस कौन होगा, ये पूछ के बता दीजिए। मैं अभी जीवीएल नरसिम्हा राव, जीवीएल स्क्रीन पर, जीवीएल देखिए, ये अव्यवस्था की जो बात है ना, अब ट्रेनें भी